आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मुंसरी आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। मैंने बहुत सारी कहानी सुना और बहुत सारी कहानी सुनाया, पर ये जो आज की जो कहानी है ये बिल्कुल अलग है। मैं हमेशा क्राइम स्टोरीज बोलता हूँ और क्राइम स्टोरीज सुनता हूँ। मैंने कितनी स्टोरीज सुना हूँ मुझे याद नहीं है, मगर ये उनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं कहानी के शुरुआत में ही ये कहता हूँ कि 18 साल से नीचे के बच्चे इस कहानी को ना देखें। 18 साल के ऊपर वाले लोग ही इस कहानी को देखें, ये इतनी ज़्यादा डेंजर है। इस कहानी के ऊपर एक फ़िल्म भी बनी थी। वो फिल्म में जब वो फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई तो कई सारे लोग थिएटर में ही बेहोश हो गए थे। ये कहानी सिर्फ ये पिक्चर देखकर, ये इतनी डेंजर स्टोरी है ये। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस स्टोरी को कि इसमें इतना ख़तरनाक क्या है। आज की जो कहानी है ये दंडूपलिया गैंग, दंडूपलिया गैंग जिसको डी गैंग कहा जाता है, वो एक दाऊद इब्राहिम की जो डी गैंग है वो अलग है। वो डी कंपनी है, ये डी गैंग है। तो दंडूपलिया गैंग जो इंडिया में कर्नाटक में एक दंडूपलिया गांव है, वो गांव के नाम से इस गैंग का नाम पड़ा है, जो बेंगलोर से 1 घंटा दूरी पर है। दंडूपलिया गांव 1930 में इस गांव में एक व्यक्ति रहने के लिए आया, जिसका नाम था वेंकटेश स्वामी। वेंकटेश स्वामी ने गांव में आने के साथ में 7 एकड़ ज़मीन खरीदा और काफ़ी सारी गायें खरीदा उसने। और वो काफ़ी अमीर आदमी था। वो वहाँ के लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देता था। वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो किसान थे और गरीब गांव था वो। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि इसके पास में बहुत दौलत थी। इसको लोग बहुत मालदार समझते थे। अचानक उस गांव में कुछ पुलिस वाले आए और उसको अरेस्ट करके लेके गए, वेंकटेश स्वामी को। वेंकटेश स्वामी को जब पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, तब लोगों को पता चला कि ये बहुत बड़ा कोई गुंडा है और इसके ऊपर बहुत सारे डकैती के मामला दर्ज है। इसके पास पैसा कैसे आता था, तब लोगों को पता चला। 3 महीने के बाद में दंडूपलिया गांव में ये जो रहता था स्वामी, वेंकटेश स्वामी, छूट कर आने के बाद में इसने अपने साथ में 2 दोस्तों को लाया, मुन्नी अप्पा, हनु अप्पा, इन लोगों का नाम था, हनुमा। ये दोनों इसके साथ में जेल में भी ये लोग साथ में थे और बाहर भी ये लोग साथ में रहने लगे। इसने इन दोनों को लेकर एक अपनी गैंग बनाना तैयार किया और गैंग ऐसे तैयार किया जिस गैंग में औरतें भी थे और आदमी भी थे। स्वामी ने कुछ ही समय बाद शादी कर लिया। शादी करने के बाद में उसको टोटल 4 बच्चे हुए, जिसमें से 3 लड़के थे, एक लड़की थी। एक जो उसका बेटा था नंजारा अप्पा, ये नाम था उसके बड़े बेटे का, जो हूबहू स्वामी के नक्शे कदम पर चलने लगा, जो रॉबरियाँ करने लगा, लूटपाट करने लगा, एक्सटॉर्शंस करने लगा और जितने क्राइम होते हैं, जितने भी तरह के क्राइम होते हैं, अलग अलग क्राइम की घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसी तरह इन लोगों की जनरेशन चलने लगी। इनके बारे में एक बार बताया जाता है कि इनके बच्चों को ये लोग इस तरह से ट्रेनिंग देते थे कि इनके छोटे बच्चों को इन लोगों ने एक बार मंदिर में भेजे और कहा कि वहाँ का जो गल्ला था वो गल्ला उठा के लाओ। तो घर वाले लोग, बच्चों ने कहा कि नहीं, ये तो पाप है। तो उन लोगों ने कहा कि पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है, और जाओगे जब वो गल्ला चुराने के लिए तो अपने हाथ में कपड़ा बांध कर जाना, ताकि कोई फिंगरप्रिंट्स का एविडेंस ना आए। मतलब कि वो बच्चों की क्या फिंगरप्रिंट आएगी, मतलब ये उनको ट्रेनिंग करने का एक तरीका था, ताकि वो लोग बड़े होकर क्राइम करने के लिए और ज़्यादा तैयार हो जाए। यूँ ही इनकी ज़िंदगी बीतती रही। कई बार ये लोग अंदर जाते, कई बार बाहर आते, यूँ ही ज़िंदगी इनकी बीतती रही। ऐसा करते करते 1996 से
2006 तक इन लोगों ने जो क्राइम में उधम मचा दिया, इन लोगों की इतनी ज़्यादा दहशत हो गई वहाँ पर कि वहाँ पर वो गांव में जो बस आती थी, वो बस भी उस गांव से रास्ता मोड़कर अपना जाती थी, उस गांव से नहीं जाती थी, सिर्फ इन लोगों की नाम की दहशत से। इन लोगों ने इतना ज़्यादा कारनामों को अंजाम दिया था। और ये इनके बच्चों को भी ये लोग क्रिमिनल बनाते थे, और इनके साथ में औरतों की भी एक टीम थी, अच्छी खासी टीम थी। इसका क्राइम, ये जो गिरोह था, ये गिरोह का क्राइम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। इनकी गैंग की औरतें सबसे पहले एक एरिया को टारगेट करती और वो एरिया में जाकर रेकी करती थी वो लोग। और रेकी करने का इनका तरीका क्या था, ये लोग भीख मांगने के बहाने जाते थे, या तो फिर चूड़ियाँ बेचने के बहाने मैले मैले कुचेले कपड़ों में जाते थे, या तो कोई एक बच्चे को गोद में लेके ये लोग जाते थे और दरवाज़ा खटखटाते थे। दरवाज़ा खटखटा के चूड़ियाँ बेचने का या बिंदिया बेचने का ये लोग ड्रामा करते थे। ड्रामा करके वो घर का सर्वे करते थे कि ये घर कितना बड़ा है, और अंदाज़ा लगाते थे कि इस घर में कितना पैसा मिल सकता है इस घर से, और ये घर में कितने लोग हैं। ये सारी चीज़ों का ये लोग अंदाज़ा लगाते थे। और ये लोगों का एक और तरीका था कि ये लोग जो एरिया से जो अलग हट के घर होता था, उसी घर को ये लोग टारगेट करते थे। और या तो फिर ये लोग काम वाली बाई बन के किसी के यहाँ काम करते थे, ये औरतें, और एक एक महीना, दो दो महीना ये लोग काम वाली बाई बनकर ही काम करते थे, ताकि इनको घर की एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन पता चले और उस घर में कोई कुत्ता है या नहीं है। ये लोग इस बात का खास ध्यान देते थे, क्योंकि ये लोग जब अगर लूटपाट करने जाएंगे तो कुत्ता शोर मचाएगा। शोर मचाने की वजह से आस पड़ोस वाले लोग अलर्ट हो जाएंगे और उनकी मदद के लिए आएंगे। आस पड़ोस वाले उनकी मदद के लिए न आए, इसके लिए ये लोग क्या करते थे कि एंट्री करने से पहले, एंट्री और एग्जिट पे ये लोग अपने कुछ लोगों को खड़ा करते थे। और ये जो औरतें थी, औरतें सारी चीज़ पहले रेकी करती थी, देखती थी एंट्री का, एग्जिट का, दरवाज़ा और वो एरिया, वो सब चीज़ देखने के बाद में अपने जो गैंग के लीडर थे, वो गैंग के लीडर को बताते थे। फिर उसके बाद में गैंग का लीडर ये तय करता था कि हमको उस घर में हमला कब करना है। और फिर एक दिन उनका तय होता था कि आज फला फला गाँव में फला फला घर में हम लोग हमला करेंगे। ये लोग 15-15 लोग, 20-20 लोग, 12-12 लोग, 13-13 लोग, अलग अलग घटनाओं में अलग अलग लोग जाते थे इनके साथ में। घर पर हमला करने से पहले ये लोग कुछ बातों का खास ध्यान देते थे कि अड़ोसी पड़ोसी के जितने भी घर होते थे ना, सबको बाहर से ये लोग लॉक कर देते थे, कुंडी लगा देते थे, ताकि जिस घर में ये लोग लूटपाट कर रहे हैं उस घर के लोगों की चिल्लाने की आवाज़ से कोई इनकी मदद को जल्दी से ना आ पाए। इसलिए सारे दरवाज़ों को ये लोग अड़ोस पड़ोसियों के लॉक कर देते थे। घर के एंट्री और एग्ज़िट पर ये लोग अपने लोगों को खड़ा करते थे, और जो घर का नाका होता था, वो नाके पर अपने लोगों को ये लोग खड़ा करते थे, ताकि बराबर ध्यान दे पाए, और अगर कोई आए या कुछ खतरा हो तो वो लोग भी इनकी मदद को आगे आ पाए, या तो इनको पहले ही अलर्ट कर पाए। और फिर ये लोग अपने साथ में हथियार लेते थे। हथियार ये लोग लेते थे कुल्हाड़ी, और ये लोग लेते थे गैस कटर और इस तरह के जो आरी होती है, आरी लेते थे ये लोग। इस तरह के हथियार लेते थे लोग, ताकि दरवाज़ा काटने में, दरवाजे की कुंडी काटने में इनको आसानी हो, लॉक तोड़ने में इनको ज़्यादा मुश्किल ना हो। जैसे ही उस घर में, जिस घर में ये लोग हमला करते थे, उनको जब पता चलता था घर वालों को कि हमारे घर पर हमला किसी ने किया है और दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ आ रही है, तो वो लोग सबसे पहले लाइट जलाने की कोशिश करते थे। तब उनको पता चलता था कि उनकी लाइट नहीं जल रही है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी लाइट काट चुके होते थे बाहर से ही। यानी ये किसी घर में एंट्री करने से पहले इन लोगों का ये होमवर्क होता था, जो इनको आपस में लोग एक दूसरे को ट्रेन करते थे कि पहले ऐसा ऐसा करने का, और वही चीज़ के हिसाब से ये लोग हमला भी करते थे। फिर घर वाले फ़ोन करने की कोशिश करते थे, लैंडलाइन। जब फ़ोन करने की कोशिश करते थे तो तब इनको पता चलता था कि इनकी फ़ोन का जो टेलीफोन का कनेक्शन है वो भी काट चुका है। तब तक डी गैंग वाले घर में एंट्री कर चुके होते थे, और घर में एंट्री करने के साथ में वो लोग सबसे पहले जो घर वाले थे उनको एक जगह बिठाते थे, और बिठाने के बाद में इनका जो घर का कीमती सामान होता था वो सामान पूरा एक पोटला बना के अलग से रखते थे। और उसके बाद में वो जो घर वाले थे उनके साथ में इनका खूनी खेल चालू होता था।
इनके बारे में बताया जाता है कि ये लोग सबसे पहले बलात्कार करते थे। अच्छा, बलात्कार करने में इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये लोग महिलाओं के साथ तो बलात्कार करते ही थे, मगर पुरुषों के साथ में भी ये लोग बलात्कार करते थे। और महिलाओं में ना ये लोग जवान औरत देखते थे, ना बूढ़ी महिला देखते थे, और ना बच्चियों को देखते थे। ये लोग हर किसी के साथ बलात्कार करते थे। ठीक इसी तरह ये लोग मर्दों के साथ में भी बलात्कार करते थे। और ये लोग 10-10, 15-15 लोग घर में एंट्री करते थे, जिनमें इनके साथ में कुछ औरतें भी होती थी, जो चुपचाप अलग जाकर बैठ जाती थी। और वो जो गोल्ड का सामान जो भी ये लोग चुराते थे, वो सामान वो लोग उस जगह पर लेकर बैठे होते थे। और ये लोग 10-10, 15-15 लोग एक एक औरतों के साथ और एक एक मर्दों के साथ कई कई बार बलात्कार करते थे। यानी ये लोग अच्छा खासा टाइम वो घर में रुकते थे। ऐसा नहीं कि घाई घाई में लूटपाट करके चले गए, ऐसा ये लोग का नहीं था तरीका। ये लोग आराम से घर में रहते थे, वो घर का खाना खा लेते थे, और फिर ये लोग उनका गला काटते थे। यानी इनका जो मारने का तरीका था, इन लोगों ने जितने लोगों को भी मारा है, सबका एक ही तरीके से ये लोग मारते थे। तरीका उनका ये था कि ये लोग गले की जो नल्ली होती है, ये नल्ली को आधा काटते थे छुरी से। आधा काटने के बाद में जब इंसान के गले की नल्ली आधी कट जाएगी, तो वो नाक से सांस लेने की जगह वो नल्ली से उसकी हवा निकलने लगेगी, सांस की। तो वो जो हवा निकलती थी और उसकी जो सुर सुर करके जो आवाज़ आती थी, वो आवाज़ उनके कानों को इतनी अच्छी लगती थी कि वो लोग चुपचाप वहाँ पर बैठ जाते थे, उसके आसपास सिर्फ वो आवाज़ सुनने के लिए। इनको वो आवाज़ इतनी अच्छी लगती थी। और फिर अपने घर पे जाने के बाद में भी ये लोग कई कई देर तक उस आवाज़ के बारे में बात करते थे कि वो आवाज़ कितनी अच्छी लग रही थी। यानी इनको वो आवाज़ सुनने का नशा था। ये आवाज़ सुनने के लिए कई मर्तबा ऐसा होता था कि ये लोग जहाँ पर हमला करते थे, उनमें से कई लोगों को छोड़ सकते थे, मगर सिर्फ वो आवाज़ को सुनने के लिए ये लोग उनका कत्ल कर डालते थे, उनको मार देते थे। ये लोगों का तरीका एकदम अलग था, और ये इतने शातिर थे कि ये लोग कत्ल करने के बाद में वहाँ से उसी घर से या तो फिर अपने साथ में ये लोग लेके जाते थे गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, इलायची, इसका पाउडर लेके जाते थे और उस पूरे घर में वो लोग छिड़क देते थे। ये इसलिए ये जो हरकत है ये लोग इसलिए किया करते थे ताकि पुलिस वाले जब पुलिस के साथ में अगर डॉग स्क्वाड आए, तो डॉग स्क्वाड इनको न सूंघ पाए कि ये लोग किस और भागे हैं, कहाँ भागे हैं। मतलब ये लोग पुलिस के डॉग को भी ये लोग कंफ्यूज करते थे। इन लोगों का क्राइम करने का तरीका एकदम ही अलग था। आज तक ऐसे क्रिमिनल सामने नहीं आए, और ऐसा क्रिमिनल कोई एक हो सकता है, दो हो सकता है, मगर इतने सारे इकट्ठा नहीं, कहीं भी वर्ल्ड में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि अगर किसी का कहीं पर कत्ल हुआ है तो ज़रूर कोई वजह होगी, कोई दुश्मनी होगी, मगर इन लोगों का तो कोई दुश्मनी ही नहीं थी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लूटपाट के लिए ही जाते थे। और फिर वो लोग चोरी किए हुए जो गहने होते थे, वो गहने को पिघालते थे। पिघलाने के बाद में इनकी ग्रुप की एक गनमा करके एक औरत थी, जो इनकी औरतों की फीमेल लीडर थी। इसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो गोल्ड को बेचना, कहीं भी सुनार के पास जाकर इसको कैश करना, ये गनमा की जिम्मेदारी होती थी। और गनमा अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती थी। हमेशा वही जाकर अपना पूरे गोल्ड को वो बेचती थी। और गनमा ही वो औरत थी जो ये डिसाइड करती थी कि ये लोग अगली जो वारदात को अंजाम देंगे वो कौन सा एरिया होगा, और वो एरिया की रेकी करने के लिए कौन सी औरत जाएगी। ये वो गनमा ही थी जो डिसाइड करती थी। खैर, पुलिस ने इसको बाद में इसको भी पकड़ा, और इसको भी पुलिस ने सज़ा दी, कोर्ट ने सज़ा दिया। आगे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये लोग जब एक एरिया में एक वारदात को अंजाम देते थे, तो ये लोग फटक से दूसरा एरिया बदल देते थे ताकि पुलिस को कंफ्यूज कर पाए, ताकि पुलिस के हाथ में नहीं आए। और फिर ये लोग अपने आप को सीधा साधा इंसान साबित करने के लिए काम धंधा करने लगते थे। यानी कई कई टाइम तक ये लोग काम करने लग जाते थे। जैसे कि कोई खेती में काम करने लग जाता था, कोई मजदूरी करने लग जाता था, कोई कुछ ऐसा छोटा मोटा काम, इस तरह के
काम ये लोग करने लग जाते थे ताकि लोगों को ऐसा लगे कि नहीं, ये तो बेचारे शरीफ लोग हैं, तो गरीब लोग हैं, ये लोग तो अपना पूरा दिन काम धंधे में लगा देते। धंडुपलिया गांव इन लोगों की वजह से पूरे देश में फेमस हो गया था। सब ये बात जानते थे कि डी गैंग के कुछ लोग धंडुपलिया गांव के हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर वो कौन है ये किसी को नहीं मालूम था। और यहाँ पर ये लोग लगातार क्राइम कर रहे थे और वहाँ पर पुलिस परेशान, प्रशासन परेशान। धंडुपलिया गैंग वारदात इस तरह करती थी कि लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये लोग कौन है, और आम इंसान बनकर रहते थे ये लोग। गरीब कपड़े, मतलब इनके गरीब से, इनके हाव भाव से लगता था कि ये लोग बेचारे बहुत गरीब और बहुत सीधे साधे लोग हैं। यहाँ पर पुलिस परेशान, शासन प्रशासन परेशान। पुलिस के ऊपर पॉलिटिशियंस का, मीडिया का कंटिन्यूसली प्रेशर आने लगा और फिर एक ऑफिसर को तय किया गया कि ये ऑफिसर ये पूरे मामले को डील करेगा। वो पुलिस ऑफिसर का नाम था एन चलापति। ये एन चलापति जो था, ये बहुत शातिर ऑफिसर थे और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इनके पास में ये पूरा मामला दिया गया था। मगर इनको कोई क्लू मिलेगा तब तो पकड़ेंगे किसी को। इनको कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था तो कहाँ से पकड़ेंगे, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा शातिर थे और ये गैंग में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता था और ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं कराते थे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ घर में ही क्राइम करने की ट्रेनिंग देते थे उनको। अब पुलिस परेशान, ऊपर के अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का बार बार ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रेशर आने लगा, पॉलिटिशियंस का प्रेशर आने लगा, मीडिया में कंटिन्यूसली ये बातें चलने लगी कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकामयाब हो रही है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने सुपीरियर्स को, कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट किया कि मुझे स्टाफ बढ़ा के दिया जाए ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। उनकी इस रिक्वेस्ट पे कमिश्नर साहब ने उनको स्टाफ बढ़ा के दिया। स्टाफ बढ़ाने के काफ़ी समय बाद तक एक भी आरोपी हाथ में नहीं आया उनके। पर काफ़ी दिनों के बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के दिमाग में एक बात आई कि ये लोग जब गोल्ड चुराते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं ज़रूर बेचते होंगे। इन्वेस्टिगेशन ने अपने जितने भी मुखबिर थे, मुखबिर को काम पे लगाया और काम पे लगा कर कहा कि जितने भी आस पास के सोनार है उनकी दुकानों पर कड़ी नज़र रखी जाए। और फिर मुखबिरों ने सुबह से लेकर रात तक, मुखबिर लोग, जब तक सुनारों की दुकान पूरे शहर में खुली रहती थी तब तक ये लोग वहाँ पर नज़र रखने लगे। और फिर एक दिन एक मुखबिर ने इसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फ़ोन करके बताया कि एक आदमी है जो फला फला दुकान पर आया है, मुझे उस पर कुछ शक हो रहा है क्योंकि वो गरीबी हालत में है और उसके पास में थैली में गोल्ड लाया है उसने, यानी कि काफ़ी सारा गोल्ड है। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और पुलिस ऑफिसर ने वहाँ से निकले और अपनी टीम को लेकर तुरंत निकले और तुरंत के तुरंत उसे उस सोनार की दुकान के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जब पुलिस स्टेशन में लाए और उससे जब पूछताछ किए तो यहाँ वहाँ की बातें करने लगा, मगर जब पुलिस ने उसे कड़ाई से पूछताछ की तब उसने बताया कि हाँ वो डी गैंग का एक मेंबर है। पुलिस ने उससे अपने तरीके से पूछताछ की और फिर पूछताछ करने के बाद में उसने एक एक लोगों का नाम बताता गया और पता बताता गया। अब उसके बताने पर पुलिस ने एक एक करके तकरीबन 13 लोगों को अरेस्ट किया। अब 13 लोगों को अरेस्ट किया, वहाँ पर न्यूज़ में आने लगा, पेपर में आने लगा, सब जगह कि डी गैंग के लोग गिरफ्तार हो गए। वहाँ पर एक लेडीज़ पत्रकार थी, प्रेस रिपोर्टर थी, क्राइम रिपोर्टर थी। वो भी बेचारी बहुत अच्छी लेडी थी, मगर उसको कुछ गलतफहमी हो गई थी। उसने एक लेटर डाली कि मैं इन लोगों से मिलना चाहती हूँ, तो उसकी लेटर पर, उसकी रिक्वेस्ट पर उसको मिलने दिया गया। ये वहाँ जाकर उन लोगों से मिली तो वो लोग इतने शातिर थे कि वो लोग इसके पैर पकड़ के रोने लगे और ये लोग कहने लगे कि हम लोगों का ये मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम तो किसी को जानते भी नहीं है, हमने कोई क्राइम नहीं किया है, मगर क्योंकि पुलिस को रियल आरोपी नहीं मिल रहे इसके लिए ये लोग हम लोगों को फंसा रहे हैं।
अब वो जो रिपोर्टर थी वो उनकी बातों से कन्विंस हो गई। कन्विंस होने के बाद में उसने अपने एक आर्टिकल में छापा कि पुलिस को रियल आरोपी दंडुपलिया गैंग के नहीं मिले, इसलिए पुलिस ने गरीब मजदूरों को टारगेट किया और अपना पलड़ा झाड़ने के लिए पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है, जबकि ये रियल आरोपी नहीं है। मगर ऐसा नहीं था, यही रियल आरोपी थे। पुलिस ऑफिसर ने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो पुलिस ऑफिसर इसके घर पर गए, घर पर जाकर उसको मुलाकात करके उसको समझाया अच्छी तरीके से, और उन्होंने बताया कि इतनी इतनी सारी महिलाओं के साथ इन लोगों ने अश्लील काम किया है और ये इन लोगों के ऊपर इतने सारे मर्डर केसेस है और इतने सारे रॉबरी के केसेस है। ये सारी चीज़ें उसको क्लियर किया। कुछ लोग अभी तक ये मानते हैं कि ये जो लोगों को अरेस्ट किया था पुलिस ने, ये डुप्लीकेट लोग हैं, ओरिजिनल लोग नहीं है, जबकि ये ओरिजिनल लोग ही है। 13 लोगों को जब कोर्ट में खड़ा किया गया, पुलिस ने अपनी तरफ से जितने भी एविडेंसेस हो सकते थे वो एविडेंसेस पुलिस ने पेश किया। उसमें से कुछ औरतें थी जो स्पॉट पे से भाग गई थी, वो औरतों को भी पुलिस ने ढूंढ के निकाला, और कुछ औरतें थी जो लोग के ऊपर रेप हुआ था, पुलिस ने उनको भी ढूंढ के निकाला। उनको ढूंढ के निकालने के बाद में उनको विटनेस के तौर पर खड़ा किया गया। वो सारी गवाहियों के हिसाब से कोर्ट ने इनको 13 लोगों को फांसी की सज़ा दी। 13 लोगों को जब फांसी की सज़ा सुनाने के बाद में इनके जो दूसरे मेंबर्स थे जो बाहर थे, वो लोग और ज़्यादा गुस्से में आके और ज़्यादा क्राइम करने लगे। शहर का क्राइम एकदम बढ़ गया था। उस वक्त इन लोगों का आतंक हो गया था शहर में। डी गैंग का नाम सुनकर कोई भी जज इनके बारे में फैसला सुनाने को भी डरने लग गया था, क्योंकि इन लोगों को जब सज़ा सुनाई गई तो इन लोगों ने कोर्ट में जज के ऊपर हमला कर दिए थे। अगर कोई इंसान इनोसेंट है और भले उसको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, वो कोर्ट में जज के ऊपर हमला करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता है, कम से कम मैं तो नहीं मानता। फिर ये जो ऑफिसर थे एन चलापति, ये वही ऑफिसर थे जिन्होंने इन सारे लोगों को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में इनका एक आर्टिकल आया था कि मैंने ये जो सारा जो किया हूँ, ये मेरा कोई ज़ाती मामला नहीं है, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए किया और लोगों के लिए मैंने ये कार्य किया हूँ, इन लोगों को अरेस्ट किया हूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने लोगों के लिए किया हूँ, लोगों के हित में किया हूँ, कायदा कानून की वैल्यू को ज़िंदा रखने के लिए मैंने ये किया हूँ। मगर रिटायरमेंट के बाद में मेरी और मेरे घर वालों की हिफाजत का क्या बंदोबस्त, इसका जवाब मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है। और ऐसा भी इनके बारे में बताया जाता है कि इनके साथ में जो इनके इन्वेस्टिगेशन टीम में जो मेंबर्स थे, जो पुलिस वाले थे, वो पुलिस वालों ने आज भी 12-12, 15-15 कुत्ते अपने घर में पाल के रखे हैं, ताकि इनके ऊपर अटैक हो तो कुत्ते इनकी हिफाजत करें। मतलब इनकी दहशत का लेवल क्या होगा, ये सोचने की बात है। जबकि पुलिस ऐसी है जो किसी से नहीं डरती है, मगर ये गैंग के जो कारनामे थे, ये कारनामों की वजह से आज भी ऐसा माहौल है। और बताया जाता है कि कुछ पुलिस वालों ने अपने घर के आसपास दीवार बनाया है, बाउंड्री बनाया है, और बाउंड्री बना के उस पर तार लगाई है और तार में करंट लगाया है। मतलब इतनी ज़्यादा इनकी दहशत। ये जो दंडुपलिया गैंग है, ये गैंग की कहानी के ऊपर फिल्म भी बनी है, और जो फिल्म मद्रासी में भी है और वो हिंदी में डब की हुई भी पिक्चर है। बताया जाता है कि दंडुपलिया गैंग पुलिस की वर्दी पहन के भी इन लोगों ने क्राइम किया है। मतलब कि किसी का दरवाज़ा खटखटाने अगर हम जाएंगे, इनको ऐसा लगता है कि वो सामने वाला दरवाज़ा नहीं खोलेगा, तो ये लोग पुलिस की वर्दी में पहन के जाते थे, ताकि कोई भी इंसान इनको देखकर, पुलिस की वर्दी में देखकर दरवाज़ा खोल ले और इनको वारदात को अंजाम देने में आसानी हो, दरवाज़ा नहीं तोड़ना पड़े और ये सारी चीज़ें नहीं करना पड़े। कुल मिलाकर 112 केसेस थे इनके ऊपर, जिसमें से 80 मर्डर, यानी कि 80 मर्डर मतलब बाप रे बाप, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और 112 केसेस मतलब ये छोटा मामला नहीं है।
इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट लगाया गया था, जो बेंगलोर के सेंट्रल जेल के अंदर ही कोर्ट बनाया गया था, ताकि इनको बाहर, अगर पुलिस को डर था कि अगर इनको बाहर कोर्ट में लेके जाएंगे तो शायद इनके जो लोग बाहर हैं वो इन पर, पुलिस पर हमला करेंगे और इनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो इनके लिए खास बेंगलोर जेल के अंदर ही कोर्ट बनाया गया था, और ये कोर्ट को धंडूपलिया कोर्ट नाम से ही फेमस था। इसका नाम ही धंडूपलिया कोर्ट था। इस गैंग में औरतें और मर्द मिलाकर, मतलब कुल मिलाकर इस गैंग में 30 लोग के आसपास लोग थे। 30 लोग थे इस गैंग के अंदर। इस गैंग का एड्रेस मैं आपको, ये जो धंडूपलिया गांव है, इस गांव का मैं आपको एड्रेस बताने की कोशिश करता हूं। धंडूपलिया एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है ये छोटे से, जो तालुका होस्कोट कर्नाटका में है। ओल्ड मद्रास रोड, नेशनल हाईवे 4, 5 किलोमीटर दूर होकोटो से, और 1 घंटे का सफ़र है बेंगलोर स्टेशन से। ये जगह पर स्थित है। कोर्ट ने कहीं पर आता है 13 लोगों को फांसी की सज़ा दी, कहीं पर आता है 16 लोगों को फांसी की सज़ा दी। यानी ऐसा कोई वर्ल्ड में मामला नहीं था जिसमें इतने सारे लोगों को एक ही केस के अंदर इतने सारे लोग हैं, उन लोगों को फांसी दी गई हो, जिसमें से 4 लोगों को उम्र कैद की भी सज़ा दी गई। इसके अलावा इनके ऊपर 80 मर्डर थे और 112 रॉबरीज। तो ये थी धंडूपलिया गैंग की एक खतरनाक कहानी। ये कहानी सुनने के बाद आपको शायद ऐसा लगा होगा कि हकीकत में ये कहानी को 18 साल से नीचे के लोगों को नहीं सुनना चाहिए। तो हमारे घर के बाहर जब कोई गरीब आता है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि गरीब की हेल्प नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मगर एक अलर्ट सिटीज़न बन के ये ध्यान रखो कि वो हमारे घर में हकीकत में मांगने वाला है या वो मांगने वाला बनकर हमारे घर की रेकी करने आया है। तो ये थी आज तक की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।